बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकीम मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 5 अक्टूबर के बाद आज पहली बार तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें सामने आई हैं, बल्कि आज के दिन का आगाज़ तहरीक इंसाफ की अच्छी खबरों से हुआ है। एक तो बुशरा बीबी की रिहाई हुई है। कल तो आपको याद है ना कि रोपकार जारी नहीं हुई थी। आज ना सिर्फ रोपकार जारी हुई बल्कि मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा करके उनकी रहायशगाह बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया है और उनकी हिफाजत पे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एक स्पेशल दस्ता भी तैनात कर दिया गया है। फिर उसके अलावा इमरान खान के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 बड़ी खबरें सामने आई। एक तो इमरान खान के मेडिकल चेकअप के लिए अदालत ने सरकारी हॉस्पिटल पिम्स का मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया और उस मेडिकल बोर्ड में इमरान खान के ज़ाती मुआलज को भी शामिल करने का हुक्म दिया है, ताकि ये मेडिकल बोर्ड इमरान खान का चेकअप करे और फिर उसके बाद रिपोर्ट्स जो हैं वो अदालत के सामने पेश की जाएंगी। इससे पहले इमरान खान के ज़ाती मुआलज को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई थी। आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ये डिमांड रखी गई थी कि इमरान खान के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही, चूँकि उन पर पाबंदी थी ना मुलाकातों पर। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि इमरान खान की सेहत बेहतर नहीं, बल्कि कुछ ने तो यहाँ तक जो है वो अपना दावा कर दिया था कि इमरान खान को हो सकता है इन्होंने कोई नुकसान पहुँचा दिया हो या उनके हवाले से कोई बड़ा खौफनाक किस्म का काम कर दिया हो, इस वजह से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। तो हुकूमत ने उसके बाद मेडिकल बोर्ड को उनसे मुलाकात और चेकअप की इजाज़त दी, लेकिन उनके ज़ाती मुआलज डॉक्टर आसिम साहब जो हैं, आसिम यूसुफ, वो अडियाला जेल 2 मरतबा गए लेकिन उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली थी। अब अदालत ने हुक्म दिया है कि वो मेडिकल बोर्ड का हिस्सा होंगे और वो भी इमरान खान से मुलाकात कर सकेंगे। और इस तरह जो दूसरी खबर थी वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी का मामला और तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, जिस पर एक तो अदालत को सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि चूँकि सिक्योरिटी थ्रेट्स थे जिसकी बुनियाद पे अडियाला जेल में तमाम कैदियों की मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई थी। तो ये सिर्फ इमरान खान के लिए फ़ैसला नहीं किया गया था, सबके लिए था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब जो हैं उन्होंने इस मामले पे समाअत की और उनका हुकूमती मौक़िफ़ पर शदीद किस्म के रिज़र्वेशंस थे। उन्होंने कहा कि एक तो इस मामले पे उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और दूसरा जिसने भी ये थ्रेट लेटर जारी किया है वो उसे बुलाएंगे और इसके अलावा वो इन कैमरा अदालत में ब्रीफिंग भी लेंगे और हल्फन उनसे ये पूछेंगे कि इसकी हकीकत क्या है, क्या वाकई कोई थ्रेट्स थे या नहीं थे। और इसी तरह उन्होंने कहा जी जब मुलाकातों के हवाले से अदालत ने हुक्म दे रखा है कि वकला को मुलाकात की इजाज़त दी जानी चाहिए ताकि केसेस के हवाले से वो अपने मौक्कल के साथ जो है मशवरा कर सकें, तो उनको मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। ये तो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है, तो इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और अदालत ने यह हुक्म दिया कि आज ही इमरान खान को 3 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ला कर पेश किया जाए और उन्होंने हुक्म दिया कि सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए जाएँ और इंतज़ामिया इमरान खान को ला के अदालत में पेश करे। और अगर पेश ना ही किया जाता तो फिर कल हर सूरत इंतज़ामिया तहरीरी तौर पे अदालत को बताएगी कि किस वजह से इमरान खान को पेश नहीं किया गया। वो तमाम असबाब वजूहात अदालत के सामने रखना होंगी। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त ये डेवलपमेंट सामने आई कि इंतज़ामिया की तरफ से इमरान खान के 3 वकला को मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है। और इस वक्त अडियाला जेल में सलमान अकरम राजा साहब, शुएब शाहीन साहब और फैसल चौधरी साहब, ये 3 वकला जो हैं जेल में पहुँच चुके हैं और इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें या कुछ देर के बाद जैसे ही ये मुलाकात ख़त्म होगी तो डेफिनेटली ये वकला जो हैं अडियाला जेल के बाहर आके मीडिया के साथ बातचीत करेंगे और इमरान खान के हालातों वाक़यात से भी अपने वर्कर्स को आगाह करेंगे। और 100% मुझे तो कंफर्म है कि इमरान खान का कोई ना कोई जहरीला किस्म का जो सियासी बयानिया है वो लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। वैसे इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगने के बाद पूरे मुल्क में कितना सुकून था।
आप देखें कि जब से ये जो एक जहरीले प्रोपेगंडे पर पाबंदी लगी और इमरान खान का वो नैरेटिव जो है वो सिर्फ उनके बैरक तक महदूद रहा, तो पाकिस्तान में जो है प्रोसेस स्मूथली आगे बढ़ा। कि एक तो आप देखें कि हमारी पार्लिमान जो है वो पहले से कई गुना ज़्यादा बाइख्तियार और उसकी बालादस्ती जो है वो कायम हुई कि मुल्क में अदालती इस्लाहात आईं, आइनी तरामीम हुई, मुल्क में SCO कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनकाद हुआ, पूरे मुल्क में इंतशार ग्रुप जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। क्योंकि जितनी बार भी इन्होंने कॉल दी कि ये एहतजाज होगा, दंगे फसाद और ये लड़ाई मार कुटाई होगी, कुछ नहीं हो सका ना, बल्कि बड़े बेहतर अंदाज में इसको मैनेज किया गया और अच्छे असरात थे वैसे। लेकिन अब चूँकि मुलाकातें दोबारा होने जा रही हैं, आज की मुलाकात के असरात जो हैं वो आपको अगले चंद घंटों में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और वैसे ये भी ख़बर है कि मुलाकातों पर जो पाबंदी आयद की गई है ये 26 अक्टूबर से ख़त्म हो जाएगी। और इसका मतलब ये है कि फिर 26 अक्टूबर को दोबारा इमरान खान से मुलाकातें स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये भी तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है। और इसके साथ साथ ये बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से ये कहा जा रहा है कि शायद हवाओं का रुख बदल चुका है। क्या वाकई हवाओं का रुख बदल चुका है? क्या बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का हिस्सा है? और क्या इस डील में कहीं ना कहीं इमरान खान की रिहाई भी मौजूद है या कि किसी और की रिहाई है? तो मुझे लगता है कि डील तो है, चूँकि जवेद चौधरी साहब और दीगर सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी के साथ अडयाला जेल में 8 अहम मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों का रिज़ल्ट ये है कि बुशरा बीबी रिहा हुई हैं। तो अब अगर बुशरा बीबी ने कोई यकीन दहानी करवाई है तो डेफिनेटली वो इमरान खान को इत्मीनान में लिए बगैर नहीं करवाई होगी, क्योंकि इससे पहले बुशरा बीबी ने जो राब्ते किए थे और उन राब्तों पर भी उन्होंने इमरान खान से मशवरा किया था, लेकिन इमरान खान ने उनकी उस वक़्त की जो डील है उसको तस्लीम करने से इनकार किया था। फिर उसका नतीजा आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के लिए हालात ख़राब से ख़राब तक बल्कि मुश्किल और अज़ियतनाक होते गए। अब तहरीक इंसाफ जो है वो अपने लिए कोई सियासी स्पेस बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, ये बड़ी अहमियत का हामिल मामला होगा। लेकिन ये डील क्या है, इसकी हकीकतें मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है वो खुलकर सामने आ जाएंगी। क्योंकि अगर बुशरा बीबी मुतहरिक होती हैं तो फिर किसी और को भी रिहा किया जाएगा, फिर कोई और भी होगा उसे भी मंजर पे लाया जाएगा। तो फिर ये प्लान तो फिर यही हो सकता है ना कि आपने किस तरह से तहरीक इंसाफ के इस जहर को जो है वो अपना इसका असर कम करना है या इसका तदारुक करना है, तो फिर ये पॉलिसी हो सकती है। और अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामले पे, क्योंकि जस्टिस अफरीदी साहब जो कि नामज़द चीफ जस्टिस हैं और उन्होंने एक तरह से जो इंतज़ामी कंट्रोल है वो जुज़वी तौर पे संभाल भी लिया है। जस्टिस अफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट का जो स्टाफ है उनसे एक बार फिर ब्रीफिंग ली है और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ अहम हदायत दी हैं। एक तो सबसे अहम हदायत ये है कि आज से फौरी तौर पे तमाम मुकदमात की कैटेगरीज़ जो हैं वो अलग अलग की जाएंगी। चूँकि सिविल मैटर्स आते हैं, फ़ौजदारी के मामलात आते हैं और भी बैंकिंग के हवाले से जो चीज़ें आती हैं, और अब चूँकि आइनी बेंच कायम होगा और आइनी मुकदमात की समाअत सिर्फ आइनी बेंच में होगी, तो उन्होंने ये हदायत जारी की है कि आज से ही रजिस्ट्रार ऑफिस जो है ये आइनी मुकदमात की कैटेगरी को अलग करे। एक तो वो मुकदमात जो पहले से दायर हो चुके, उनमें अगर कोई आइनी और कानूनी सवालात उठाए गए हैं तो वो मुकदमात भी अलग किए जाएँ ताकि वो आइनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किए जा सकें। और वैसे भी आप देखें कि गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 5 मुकदमात जो हैं वो आइनी बेंचेस को रेफ़र किए जा चुके हैं मुख्तलिफ़ अदालतों की तरफ से। और अब जैसे जैसे पुराने मुकदमात की समाअत होगी तो वैसे वैसे ये चीज़ सामने आएगी कि कितने और मुकदमात हैं जो इस वक्त ज़ेरे समाअत हैं लेकिन वो आइनी अदालत को रेफ़र होने हैं। तो उन्होंने ये वाज़े तौर पे हदायत जारी कर दी है और मेरा ये ख्याल है कि उनकी ये हदायत इस बात को इस्टेब्लिश करती है कि वो 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से बहुत क्लियर हैं, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और काजी फायज़ ईसा साहब के पास तो अब जो है
24 घंटे ही बाकी हैं, चूँकि आज आखिरी दिन है। कल उन्होंने किसी भी मुकदमे की समाअत नहीं करनी। आज उन्होंने कमरा अदालत में तकरीबन 10 मुकदमात की समाअत की है, लेकिन कल उन्होंने किसी भी मुकदमे की समाअत नहीं करनी। फिर सुप्रीम कोर्ट में कल उनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस होना है तकरीबन 10:30 बजे, और वो रिटायर्ड होंगे। उसके बाद 26 तारीख को याहिया अफरीदी साहब ने हलफ उठाना है, और हलफ उठाने के बाद उनके सामने जो दो बड़े मेरा ख्याल है कि अपना टास्क होंगे, या उनके सामने दो बड़े जो मेन सवाल होंगे, उनमें एक तो आइनी बेंच की तश्कील और दूसरा 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ आने वाली दरख्वास्तें हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आज उनकी जो डायरेक्शन है वो 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से बड़ा क्लियर एक मैसेज है कि वो 26वीं आइनी तरमीम को आइनी और कानूनी तस्लीम करते हैं। तो खैर, जब अदालत उन दरख्वास्तों पर फैसला करेगी तब बात सामने आएगी। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में एक तो जनाब फरीदी साहब का ये वाला झटका जो है ये है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल कर दिया गया है, और ये 2 जज बहुत अहम जज हैं। एक तो हैं जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, और दूसरे हैं जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब। और इनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस फ़ाइल किया गया है, ये रेफरेंस अकमल ख़ान बारी साहब हैं और अफजल हैदर साहब हैं। उन्होंने ये रेफरेंस नहीं, बुनियादी तौर पर ये शिकायत होती है, और इन दोनों अफराद का ताल्लुक़ जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। और इन्होंने अपनी इन शिकायत में ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जी मज़कूरा दोनों जज साहबान ने अपने इख्तलाफी नोट में, ये जो उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी आइनी अदारा सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऐसे हुक्म पर अमल दरामद का पाबंद नहीं जो गैर आइनी हो, जो आइन से वजूद ना रखता हो, उस पर अमल दरामद करना ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि जी ये जो दोनों जज साहिबान हैं, ये इलेक्शन कमीशन को उकसाने के मुर्तकिब करार पाए हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद ना करें। तो लिहाजा इनका ये इकदाम जो है वो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है, तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब देखें कि वैसे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बहुत सारी दरख्वास्तें हैं। काजी साहब के दौर में एक बार उन्होंने ये बात की थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 100 से ज़ायद दरख्वास्तें पेंडिंग हैं। तो पहले से इतनी दरख्वास्तें हैं, अब मज़ीद दरख्वास्तें आई हैं, और याहिया अफरीदी साहब जो हैं, क्या वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी मुतहर्रिक करेंगे? क्या वो इन 2 जज साहिबान समेत बाकी जो शिकायत हैं उनका जायज़ा लेंगे, या कि फिर ये मामला इसी तरह लटका रहेगा? वैसे ये जो शिकायत है ना, ये जिन्होंने दायर की है उससे अंदाज़ा होता है कि इसके पीछे असल माजरा क्या है। असल माजरा वही है कि सिर्फ आइन पसंद जज कबूल नहीं है, और तहरीक इंसाफ का यही तो मसला है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ क्या मसला था? यही था कि जी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो हैंडसम की मोहब्बत में मुब्तला क्यों नहीं होते, वो इस कल्ट का शिकार क्यों नहीं हो रहे, वो सोशल मीडिया से इंस्पायर क्यों नहीं हो रहे, हमारे पास इतना बड़ा हथियार है, वो हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे। ये दुख और दर्द था। और ये जो जज साहब हैं जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंस और शिकायत दर्ज करवाई गई है, इनका भी यही मसला है कि वो भी आइन पसंद हैं। और वैसे मैं अपने तहरीक इंसाफ के दोस्तों को एक मशवरा देता हूँ कि मेरी जान थोड़ा सब्र रखें। ये दोनों जज जिनके ख़िलाफ़ आपने शिकायत दर्ज करवाई है, आने वाले दिनों में इन दोनों जज साहबान की आइन पसंदी की वजह से आपको और भी कई तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पड़ेंगी, क्योंकि आप आइन और कानून पर चलने की आपको आदत ही नहीं है। लेकिन ये जज साहबान जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करने वाले हैं। वैसे समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। दूसरा, मैंने 2-3 दिन पहले ये वीडियो कर दी थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं, बल्कि कल हमने ये वीडियो की थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो नए आइनी बेंच के सरबराह होंगे। तो इसका मतलब है फिर अहमियत तो उन्हीं की होगी, और तहरीक इंसाफ वालों को भी पता है कि ये मामला इसी तरफ जाना है, इसीलिए इन्होंने अभी से उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। तो खैर, जो पुत्र तुझे करना है करी, जो कुछ नहीं कर सकते हो, चूँकि किस्सा कहानी ख़त्म हो चुका है। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।